जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इस बहुत खास वीडियो में। तो आज हम आपको लेकर चलेंगे उस दौर में जब आजादी एक सपना ही नहीं बल्कि एक संकल्प भी हुआ करता था। ये कहानी उन दो जाबाज क्रांतिकारियों की जिनका नाम इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों से लिखा गया है, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। कैसे इन दो युवा देशभक्तों ने हंसते हंसते अपनी जिंदगी देश के नाम कर दी थी और कैसे एक बम नहीं बल्कि एक विचार फेंका गया था अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ। जानेंगे इस वीडियो में, तो जुड़िए हमारे साथ और चलिए चलते हैं उस जुनून और बलिदान की दास्तां में। तो जैसा कि मैंने कहा, ये एक कहानी नहीं है, ये किस्सा है। ये किस्सा है जो कि हम सुना रहे हैं आपको शहीद भगत सिंह क्रांति का साक्ष्य, जिसके संपादक सुधीर विद्यार्थी हैं, बहुत ही जाने माने राइटर हैं और क्रांतिकारियों के दस्तावेजों को कलेक्ट करने के लिए, कंपाइल करने में, पब्लिश करने के लिए इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इनकी इसी किताब से हम ये आपको किस्सा सुनाते हैं जिसमें फर्स्ट जो आर्टिकल है, फर्स्ट जो चैप्टर है, वो लिखा गया था बटुकेश्वर दत्त के द्वारा। तो शुरुआत करते हैं। मैं तो एक मुश्ते गुब्बार हूं, सरदार की गुनगुनाहट आज मेरे कानों में टकरा रही है। मैं तो एक मुश्ते गुब्बार हूं, धोकर निचोड़े गए कपड़ों को झटके देकर जैसे वह धूप में फैला रहा हो और पूरी तन्मयता से गुनगुना रहा हूं। कानपुर स्थित सुरेश दादा के मेस की दूसरी मंजिल की छत पर किशोर सरदार के कपड़े धोने का दृश्य अब भी उसी तरह आमलन है। कंधे सहित सिर पर लिपटा केश गुच्छ, कमर में एक कच्छा झकोड़ कर पूरा नंगा बदन, जल की धार पर वह लगातार कपड़े पटक रहा है। साबुन के शुभ्र फेन उड़ उड़कर इधर उधर फैल रहे हैं। मैं बगल में बैठा अन्य कपड़ों पर साबुन घिस रहा हूं और सरदार बार बार वही एक पंक्ति दोहराए जा रहा है, मैं एक मुश्ते गुब्बार हूं, मैं एक मुश्ते गुब्बार हूं। सन 1924 के शुरू का कोई महीना। मैं उन दिनों कानपुर के बंगाली मिडिल स्कूल का विद्यार्थी था और पारिवारिक अनुशासन की आंखें बचाकर क्रांतिकारी दल की स्थानीय शाखा का एक सक्रिय कार्यकर्ता। श्री गणेश शंकर विद्यार्थी के समाचार पत्र प्रताप से संबंध दल के प्रमुख नेता श्री सुरेश चंद्र के निर्देशानुसार एक शाम उनसे मिलने कंपनी बाग गया। क्यों और किस लिए बुलाया गया था, यह पूछना दलीय अनुशासन के विरुद्ध था और आदेश पर आंख मूंद कर चलना ही हमारे विप्लवी जीवन का प्रथम पाठ। इसलिए हर तरह की परिस्थिति के प्रति हमने अपने आप को तैयार कर समय से वहां पहुंचाया। सुरेश दादा नहीं थे। बाग के एक छोर से दूसरे छोर तक मेरी चंचल निगाहें ढूंढ गई, पर कहीं भी वह नजर नहीं है। मुझे आश्चर्य हुआ, क्रांतिकारियों के कार्यक्रम में इस तरह की भूल पहले कभी देखने को नहीं मिलती थी। घनघोर अंधेरी रात में भी मूसलाधार वर्षा सिर पर झेलते हुए सीआईडी की निगाहें बचाता, निर्दिष्ट कार्य के लिए ठीक जगह निर्धारित समय पर हाजिरी बजाने में इसके पहले मुझसे कभी भूल नहीं हुई थी। फिर आज प्रमुख क्रांतिकारी नेता के निर्देश और कार्य में यह अंतर क्यों? इसी उधेड़ गुण में पड़ा था कि मेरी आंखें एक घनी कांटेदार झाड़ी में जाकर उलझ गई। क्या अजीब रोंगटे खड़े कर देने के साथ साथ हंसने वाला दृश्य। झाड़ी के ऊपर एक सफेद पगड़ी का गिरा लगातार दाएं से बाएं और बाएं से दाएं मोर की पंखी की तरह डोल रहा था। मैं नजर गड़ाए उसे देखता रहा। बीच बीच में वह स्थिर हो जाता और फिर घड़ी के पेंडुलम की तरह अपनी चाल पकड़ लेता। बाग के निस्तब्ध वातावरण में, जबकि संध्या का रक्तिम प्रकाश रात के अंधेरे में अपना मुंह छिपाने की तैयारी कर रहा हो, कांटेदार झाड़ी के ऊपर से सफेद पगड़ी का वह हिलता सिरा इशारे से जैसे मुझे अपने पास बुला रहा था। मैं आगे बढ़ा। झाड़ी के समीप पहुंचते ही उस सफेद पगड़ी का अधिकारी 5.5 फुट से भी लंबा एक सिख युवक मेरी आहट पर उछलकर खड़ा हो गया। उसकी काली चमकती आंखों में शंका की भावना और लंबी मुखाकृति पर किसी भी परिस्थिति का मुकाबला करने की दृढ़ता मौजूद थी। लंबी लटकती दोनों भुजाओं पर कमीज के चढ़े आस्तीन, दृढ़ मुट्ठियों में बंद लंबी उंगलियां, दोनों गालों पर दाढ़ी की हल्की हल्की रेखा, सिर पर पगड़ी में केद केशगुच्छ जिसकी कुछ लटें बाहर झूल रही थी। मेरे सामने वह सिख युवक चैलेंज का भाव चेहरे पर लिए खड़ा था।
और मैं उसकी तत्कालिक मुद्रा के प्रति उदासीन कि तभी बगल में निश्चल गिरिराज की भांति बैठे विप्लवी सुरेश दादा पर ध्यान गया। मुझे देखकर उनके चेहरे पर कुछ चित परिचित मुस्कुराहट खेल गई और तब सब सरदार शांत पड़ा। उसकी दृढ़ मुट्ठियों की उंगलियां सहज और शिथिल हुई। मुझ नवांकुनत को देखते ही जो चमक और खून उसकी आंखों में उतर पाया था, सुरेश दादा की मुस्कुराहट से जैसे पूरे चेहरे पर लालिमा बन फैल गया और मुझे लगा अपनी अनावश्यक दृढ़ता के लिए वह कुछ झेप सा रहा है। सुरेश दादा ने हंसते हुए हम दोनों को आमने सामने बिठाया और उस तरुण सरदार से मेरा परिचय करवाया। नाम बलवंत सिंह, पंजाब के नेशनल कॉलेज में बीए के छात्र हैं। प्रमुख क्रांतिकारी नेता रासबिहारी बोस के निकटतम सहयोगी सचिंद्र नाथ सन्याल, जिन्होंने बंदी जीवन की रचना की, उस समय उत्तरी भारत के क्रांतिकारी दल के प्रमुख संगठनकर्ता थे। पंजाब के नेशनल कॉलेज के अध्यापक श्री जयचंद्र विद्यालंकर की मार्फत सचिंद्र दा से उस सिंह नवयुवक का परिचय हुआ और वह क्रमशः विप्लवी संगठन में खिंच गया। उसकी क्रांतिकारी विचारधारा देखते हुए परिवार के लोग छात्रावस्था में ही उसका विवाह कर देने का निर्णय कर चुके थे, लेकिन क्रांति पथ के पथिक उस तरुण को अपने विवाह का प्रस्ताव मंजूर नहीं था और उसी से मुक्ति पाने के लिए तमाम पारिवारिक आत्मीयता एवं परिवार के लोगों से संबंध विच्छेद कर वह लाहौर से सुरेश दादा के आश्रय में कानपुर भाग गया था। रूसी विप्लवियों का प्रभाव उसकी स्मृतियों में था और उन्हीं की तरह उसने भी शपथ ले रखी थी कि जीवन में न किसी से प्रेम करेगा, न किसी का प्रेम पात्र बनेगा, न विवाह करेगा, न किसी का विवाह रचाएगा। उससे संबंधित ये तमाम बातें मुझे धीरे धीरे बाद में मालूम हुई, जब अपने पहले परिचय के प्रत्येक दिन प्रत्येक घड़ी हम एक दूसरे के करीब आते गए। उसी वर्ष यानी सन 1924 में ही जीवनदायिनी गंगा का प्रलंकारी प्लावन, दोनों घाटों पर बसे कानपुर शहर के साथ साथ अनगिनत गांव उस प्लावन के शिकार हुए थे। प्लावन के शिकार ग्रामवासियों ने वृक्ष की ऊंची डाल पर आश्रय लिया। बहते हुए लोगों को सहारा देने के लिए गंगा के पुल पर मोटी मोटी रस्सियां बांधकर लटकाई गई थी, ताकि धरा के साथ बहते हुए लोग इन रस्सियों को पकड़कर अपने प्राण बचा सके। शहर में बाढ़ पीड़ितों की सेवा के लिए कैंप डाले गए। तरुण संघ नाम की एक संस्था काम कर रही थी और हमें भी सेवा दल के काम करने की पुकार मिली। बाढ़ से क्षतिग्रस्त लोगों की सेवा में हम जुट गए। बलवंत सिंह साथ था। घर के अनुशासन की उपेक्षा कर किसी सार्वजनिक कार्य के लिए घर छोड़ दिन रात काम करने का मेरा वह पहला मौका था। बलवंत का नाता घर से पहले ही टूट चुका था, इसलिए उसे किसी भी तरह का पारिवारिक अनुशासन की चिंता ही नहीं थी। सेवा कार्य में जुट जाना उसके लिए अनायास था, जबकि उसी काम के लिए मेरे किशोर मनु के घर में विरुद्ध पहली दफा विद्रोह का रास्ता अपनाया। हम दोनों की ड्यूटी प्राय एक साथ ही पड़ती। रात में हम दोनों गंगा के अंधेरे तट पर खड़े होकर हाथों में जलती लालटेन लिए शून्य में अविराम हिलाए करते, ताकि प्लावन की तीक्ष्ण धारा में बहते हुए मनुष्य मवेशी अंधेरी रात के किनारे का संकेत पा सके। और जब भी मवेशियों का कोई झुंड उस रोशनी के सहारे हमारे पैरों के पास पहुंचता, हम उसे बाहर निकालते, फिर उसे रखने की व्यवस्था की जाती थी। दिन के समय हम दोनों मल्लाहों के साथ निकलते और बाढ़ग्रस्त निरक्षित परिवारों को उनकी बची हुई सामग्री के साथ नाव पर लादकर गंगा तट के कैंपों में पहुंचाते। किशोर सरदार का हृदय यह सब देख देख कर पसीजता रहता और उसकी आंखों में उस वक्त एक अव्यस्त सी तरुणा समाई होती थी। शहर के पास ही कल्याणपुर के बाढ़ पीड़ित कैंप का यह दृश्य आज भी मेरी आंखों में सुरक्षित है। बाढ़ की प्रलंकारी लीला में सब कुछ गंवाकर हताश भूखे असहाय लोगों का वह हुजूम, उसकी हृदयवेदी चीख पुकार से पूरा इलाका गूंज रहा था। भोजन की प्रतीक्षा करते स्त्री पुरुष अलग अलग कतारों में पत्तल के सामने बैठे थे कि तभी गर्म पुड़ियों की टोकरी दोनों हाथों में ऊपर उठाए तरुण सरदार दिखाई पड़ा। सिर पर सफेद रेशमी पगड़ी, बदन में साधारण कपड़े की कमीज जिसकी दोनों आस्तीनें ऊपर चढ़ी थी। मुझसे आंखें मिलते ही उसके होठों पर स्वतः स्फूर्त मुस्कान एवं आंखों में चमक बूंद उठती। लेकिन बातचीत का समय कहां, वह उत्साह एवं उमंग के साथ भूख से बेचैन लोगों की कतार की तरफ बढ़ गया। बाढ़ पीड़ितों की सहायता सेवा के उस दौर ने
हम दोनों को एक दूसरे के करीब लाने में काफी मदद की। उस दिन शुद्धित सर्वहारा जनों के बीच पुड़िया बांटने का सरदार का अंदाज, काम के प्रति उसकी लगन एवं निष्ठा आज भी मैं नहीं भूल पा रहा हूं। पुड़िया परोसने वाले उसके हाथ ने बाद के क्रांतिकारी जीवन में उसकी निष्ठा के साथ पिस्तौल या बम भी चलाए। उस रोज किसे मालूम था कि परिवर्तित क्रांतिकारी जीवन में हमें अति साधारण भोजन भी नियमित रूप से नसीब न होगा, या यह कि पुड़िया परोसने वाले उन हाथों का सूखी रूखी रोटी और नमक ही शेष जीवन के आधार बनेंगे। उन दिनों हम दोनों के किशोर जीवन में एक दूसरे के प्रति आकर्षण भाव के साथ साथ जो सबसे बड़ा आकर्षण था वह शहर के पास कनाल फाल के समीप गंगा तट पर बैठे उस सुषमा को अनवरत निरखते रहना और बीच बीच में किसी विषय, किसी बात या योजना पर परस्पर विचार विमर्श करना था। इसी सिलसिले में अक्सर हम क्रांतिकारी जीवन के आने वाले दिनों की कल्पना में तल्लीन हो जाया करते। प्रसिद्ध क्रांतिकारी जीवनियों या क्रांति के संबंधित साहित्य का पाठ हम यहीं बैठकर किया करते थे। एक ओर गंगा की अश्वेत जलधारा गरज के साथ लगातार आगे की ओर बढ़ती और दूसरी ओर क्रांतिकारी साहित्य का प्रभाव हमारे किशोर रगों में खून की रफ्तार बढ़ा जाता था। एक ओर गंगा की अश्वेत जलधारा गरज के साथ लगातार आगे की ओर बढ़ती और दूसरी ओर क्रांतिकारी साहित्य का प्रभाव हमारी किशोर रगों में खून की रफ्तार बढ़ा जाता। पानी का प्रचंड वेग एवं उसकी अथक गतिशीलता की छाप हमारे ऊपर सर्वाधिक पड़ी और शायद इसलिए गंगा के तट का आकर्षण हम दोनों के मन में सदैव बना रहा। एक शाम हम गंगा के तट पर बैठे अपनी क्रांति संबंधी कल्पनाओं को अमली जामा पहनाने के तरीकों पर विचार विमर्श कर रहे थे कि अचानक ही आकाश काले बादलों से पटने लगा। गंगा पार की बस्तियां धुंधली पड़ने लगी। हवा का वेग बढ़ गया और थोड़ी ही देर में बादलों की भीषण गड़गड़ाहट से लगा आसमान फट जाए। क्षण भर में ही प्रकृति ने भयंकर रूप धारण कर लिया। इससे पहले कि हम उठकर वहां से शहर की ओर चलते थे, बूंदाबूंदी शुरू हो गई और शहर में फूलबाग स्थित एडवर्ड मेमोरियल हॉल पहुंचते पहुंचते जमकर वर्षा होने लगी। यहां आकर हमें मालूम हुआ कि साथ ही बहुमूल्य पुस्तक हीरो एवं हीरोइन ऑफ रशिया तो हम जल्दबाजी में गंगा किनारे ही छोड़ आए हैं। रूस पर जार तंत्र के निरंकुश अत्याचार और निर्वासन के विरुद्ध रूसी युवक युवतियों ने सशस्त्र संग्राम की वह इतिहास पुस्तक दुर्लभ होने के कारण हमारे लिए बहुत ज्यादा मूल्यवान थी। लेकिन उस घने अंधकार में वर्षा के साथ प्रचंड वायु का वेग संभालता हुआ 2 मील का रास्ता तय करके उसे लाए कौन? मेरे जाने की बात सरदार को नागवार सी लगी। शरीर में वह मुझसे निश्चित रूप में तगड़ा था और अपने उसी तगड़ेपन की दलील देकर उस वक्त उसने मुझे जाने से रोक दिया और खुद लंबी डग भरता हुआ अंधेरे में गुम हो गया। उसे जाते हुए कुछ ही क्षण गुजरे होंगे कि मेरी भावुकता ने मुझे झिंझोड़ा और मैं भी उस बीहड़ अंधकार के सरदार के पीछे हो गया। घने अंधकार में बेतहाशा भागते मेरे पैरों को अपने भागने का एहसास तब हुआ जब वे बीच सड़क पर बैठे सरदार से टकराया। सिर पर रेशमी पगड़ी आदि खुलकर कीचड़ में सनी थी। एक हाथ से पुस्तक एवं दूसरे में अपने पैर का अंगूठा थामे लथपथ पड़ा था। पैर के अंगूठे का नाखून उखड़ गया था। पगड़ी चीरकर मैंने पट्टी बांधी और उसे सहारा देकर सुरेश दा के मेस भीगते हुए वापस आया। उससे अलग अपने घर लौटकर मेरा मन सरदार के दुख से बेचैन था। मैं वहां से रुई पट्टी जैमबॉक की डिबिया लेकर उसी मूसलाधार वर्षा में सरदार के पास पहुंचा। उसके अंगूठे का खून साफ कर उस पर मरहम पट्टी की और रात भर उसके पास बैठा रहा। सुबह होते ही घर की अनुशासन की सुधि आई। उस दिन परिवार से मिलने वाली तमाम यंत्रणाएं मैं धैर्यपूर्वक सह गया, सिर्फ इसी तसल्ली पर कि अपने प्रिय मित्र के प्रति मैंने अपना छोटा सा कर्तव्य निभाया। और सरदार का वह स्नेह युक्त आदेश, पियो, देर न करो, तुम्हें पीना ही पड़ेगा। दूध वाले की दुकान के सामने गर्म दूध से भरा गिलास लिए वह मुझे आदेश दे रहा है। दूध से उन दिनों अरुचि नहीं थी, लेकिन भरपेट भोजन के बाद पक्का आधा सेर दूध चढ़ा देना मेरे पेट के लिए मुश्किल था।
आज भी दिल्ली और आगरा स्थित दूध की दुकानों के दृश्य मेरी आंखों के सामने आ जाते हैं। उन्हीं दुकानों के मालिक बाद में हमारी उपस्थिति दिल्ली और आगरा में सिद्ध करने के लिए हमारे मुकदमों में आए थे। दरअसल भोजन के बाद गर्मा गर्म दूध का गिलास चढ़ा जाने का पाठ मुझे सरदार ने ही दिया था। जब कभी पैसा पास होता, वह दूध पीने के विलास से नहीं चूकता था। जहां रोटी का लुकमा भी निश्चित न हो, वहां दुग्धपान विलास की ही श्रेणी में आएगा ना। और उसे सिर्फ 3 पाव गर्मा गर्म दूध से ही संतोष नहीं था, बल्कि गिलास के दूध पर कम से कम 1.5 छटाक मोटी मलाई का टुकड़ा भी अलग से पड़ना चाहिए। मलाई न रहने पर घी का तड़का छोंक वह गर्म दूध में दे लेता था। शरीर में खून बढ़ाने का उसका यही उपयुक्त नुस्खा था। दूध के प्रति एक असीम आसक्ति उसके मन में थी। स्वास्थ्य के प्रति वह कभी उदासीन न रहा। हालांकि बाद में पार्टी जीवन में नियमित रूप से हमें भोजन भी नसीब नहीं हुआ। विप्लवी जीवन के अनिश्चित परिस्थिति एवं जीवन धारणा के लिए सीमित साधन और व्यवस्था के अभाव में भी वह शरीर और स्वास्थ्य के प्रति हमेशा सचेत रहा। यद्यपि जीवन के प्रति उसके मन में जबरदस्त आसक्ति थी, तथापि उसका कहना था कि जीवन जब अधिक सुंदर और प्रिय मालूम पड़ने लगे, तभी अपने आदर्श के लिए हमें उसे बलिदान कर देना चाहिए। संस्मरण की इस कड़ी के रूप में एक और दृश्य मेरी आंखों के सामने अभी कौंध जाता है। कानपुर स्टेशन का जन प्लावित प्लेटफॉर्म, जो बोले सोनिहाल सत श्री अकाल के गगनभेदी नारे से गूंज उठा। गुरु के बाग के सत्याग्रही सिख मोर्चा डालने के लिए पंजाब आ रहे थे। उन दिनों हर स्टेशन पर जहां ट्रेन रुकती थी, अधीर जनता सत्याग्रहियों के दर्शनार्थ टूट पड़ती थी। प्रत्येक स्टेशन पर वीर सत्याग्रहियों को भोजन कराने के लिए लंगर खोले गए थे। कानपुर स्टेशन पर भी ऐसी ही व्यवस्था थी और सत्याग्रहियों की एक झलक लेने के लिए जनता उमड़ पड़ती थी। फूलों और फूल मालाओं की वर्षा में भी स्टेशन आ गया। अपार जनसमूह के वेग को ठेलकर सत्याग्रहियों के डिब्बे तक न पहुंच पाने की मजबूरी में ओवरब्रिज पर जाकर खड़ा हो गया और असंख्य सिरों के से पटे प्लेटफॉर्म का दृश्य वहीं से देखने में तल्लीन था कि उस भीड़ को चीरती मेरी आंखें अपने सरदार मित्र पर पड़ी। वही रेशमी पगड़ी और सफेद कमीज, दोनों आस्तीनें बाहें पर चढ़ी हुई, एक हाथ में शरबत की बाल्टी और दूसरे में लंबा सा गिलास। अपने दोनों कंधों से भीड़ को ठेलता हुआ वह सत्याग्रहियों के हाथ में शरबत के गिलास पकड़ा रहा था। भीड़ की खींचातानी में पगड़ी सिर से खिसककर कंधे पर लटकी आई, जिसकी चिंता उसे नहीं थी। कम से कम समय से ज्यादा सत्याग्रहियों की प्यास बुझा पाने की व्यग्रता उसके चेहरे, आंख और चाल में स्पष्ट देखी जा सकती थी। ट्रेन के एक सिरे से दूसरे सिरे तक उसकी विश्रामहीन भागदौड़ मेरे प्रिय साथी सरदार का यह एक और रूप था। थोड़ी देर ठहरने के बाद ट्रेन चल पड़ी। फिर एक बार सत श्री अकाल के नारे से आकाश गूंजा और कोलाहल मुखरित स्टेशन का प्लेटफॉर्म खाली होना शुरू हो गया। भीड़ पिघलने लगी। जो सत्याग्रहियों को देखने उनसे मिलाने आए थे बाहर की ओर खिसकने लगे और बच गया हाथों में गिलास बाल्टी लिए मेरा वह सरदार मित्र। मैं ओवर ब्रिज से उतरकर उसकी बगल में खड़ा हुआ, पर उसे जैसे किसी बात की सुध ही नहीं थी। ट्रेन जाने की दिशा में मंत्रमुग्ध आंखों में उदासी लिए अब भी वही खाली पटरी देखे जा रहा था। अपने कंधे पर मेरे हाथ का दबाव महसूस कर मुड़ा और मुस्कुराकर एक हाथ से मेरे पंजे को दबाया। बोटू, उसकी आंखों में कोई अदृश्य निर्णय कौंध उठा था। और उस घड़ी, उस दिन लगभग गुमसुम और उदास वह जनशून्य स्टेशन से मेरे साथ बाहर हुआ था। और फिर वह दिन भी आया जब दल के आदर्श पर उसे कानपुर प्रताप सुरेश दादा और मुझे छोड़कर एक छोटे स्कूल का हेडमास्टर बनकर अन्यत्र जाना पड़ा। विप्लव दल के नियमानुसार कुतूहलवश जरूरत से ज्यादा किसी का परिचय प्राप्त करना हमारे लिए मना था, और सरदार शायद सब दिन ऐसा अनुभव करता रहा था कि कोई रहस्य वह अपने एकमात्र अनन्य साथी मुझसे छिपाता रहा है।
वरना कानपुर से विदाई लेने के दिन ही वो क्या खुलता। शिक्षक का पद ग्रहण करने जाते वक्त मुझसे मिलने आया था और हमारी आत्मीय घनिष्ठता के बावजूद दल की मर्यादा रखने के लिए अब तक वह जिस रहस्य को छिपाए हुए था, विदाई के क्षण उसे व्यक्त किए बगैर रह न सका। जिस तरुण बलवंत सिंह के स्नेहापश में मैं अब तक बंधा हुआ, वही सरदार भगत सिंह के रूप में मुझे विदा ले लिया। यही उसका असली परिचय था। लोगों ने उसे बाद में विप्लवी सरदार भगत सिंह के रूप में जाना, लेकिन मेरे लिए तो वह सब दिन मानवीय गुण संपन्न, भाव में गंभीर, भावुकता से ओतप्रोत बलवंत सिंह ही बना रहा। बाद की हमारी मैत्री प्रवृत्ति क्रांतिकाल में एक दूसरे के साथ सहयोगी की भूमिका, उसकी फांसी से लेकर मेरे जलावतन तक का प्रसंग इस कड़ी की अगली कहानी है। तो दोस्तों, इसके बाद की कहानी नेक्स्ट पार्ट में। वंदे मातरम। अगर आपको हमारी यह पहल अच्छी लगी तो प्लीज कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं एंड स्टे ट्यून्ड।